हॉलीवुड फिल्म बार्बी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। 2023 के सबसे बड़े ओपनिंग बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। फिल्म ने 44 करोड़ 57 लाख डॉलर का बिजनेस किया। इधर पंजाब सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड मूवी बार्बी की सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाजत एक दिन बाद वापस ले ली। फिल्म की नुमाइश पर सिनेमा को सील भी कर दिया गया है और दूसरी जानिब एटम बम के खालिक ओपनहाइमर पर बनी फिल्म आई और छा गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। 3 रोज में 17 करोड़ डॉलर्स का बिजनेस कर लिया है। इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान जावेद। उनसे बात कर लेते हैं इस बारे में। जी कामरान, बताइएगा, दोनों मूवीज रिलीज हुई हैं। सबसे पहले बार्बी पे बात कर लेते हैं। ये रिलीज होने के अगले ही दिन पाबंदी पंजाब में जो है वो लगा दी गई है, क्या वजह हुई? देखिए, बार्बी का जो सब्जेक्ट मैटर है ना, उसको कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप पूरी फिल्म देखते हैं ऑल्दो इसके अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर नहीं है जो ए रेटेड ले, ए सर्टिफिकेशन जिसको मिले, मगर कुछ अंडरलाइन थीम्स ऐसी हैं जो शायद कुछ ऑडियंसेस के लिए सही ना हो ना, तो इसलिए इसके अंदर बड़े डिफरिंग स्टेट्स के अंदर हमारे पास आया। हमारे पास सिंध का सेंसर बोर्ड है, उसने उसको पेरेंटल गाइडेंस की रेटिंग के साथ निकाल दिया। आपके पास फेडरल के अंदर भी है, पीजी रेटिंग के साथ आ गई। इस्लामाबाद पंजाब की जो आपके सेंसर बोर्ड थे, दे फेल्ट दैट वो सब्जेक्ट मैटर, उसके अंदर कुछ 2-4 लाइंस, कुछ डायलॉग्स, कुछ कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन ऐसा है दैट शुड नॉट बी देयर एंड दैट इज व्हाई द फिल्म वाज पुल्ड ऑफ। तो कामरान, जैसे कि मजीद हमने देखा है कि अक्सर फिल्मों के साथ ये होता है कि सेंसर बोर्ड वो क्लिप्स जो हैं मूवी में से निकाल देते हैं और फिर मूवी रिलीज हो जाती है, तो क्या इस पर गौर नहीं किया गया कि इसे हम निकालें और फिर इसे रिलीज करें? इसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक्चुअली एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर का से ना, जो इंटरनेशनल स्टूडियो उस फिल्म को रिलीज कर रहा होता है, उसके ऊपर होता है कि वो क्या वो फिल्म के अंदर कट्स अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो कट्स अलाउ करता है, क्योंकि आजकल जरा दुनिया पूरी की पूरी बड़ी सेंसिटिव हुई है और बहुत सब्जेक्ट मैटर ऐसे आते हैं जिसके अंदर कोई आइडिया सामने से आपको कहने होते हैं कहानी के अंदर। जैसे बार्बी के अंदर है, बार्बी का जो अपर लेयर है वो एक बड़ा फ्लफी किड फ्रेंडली मूवी का है, मतलब जैसा थीमेटिक सेम्बलेंस इन द अंडर द मूवी। तो स्टूडियो नहीं चाहेगा कि वो क्या कहते हैं कट आउट हो जाए फ्रॉम द फिल्म, इसलिए स्टूडियो नहीं चाहेगा तो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं कर सकता, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या कट करा जाए या ना करा जाए। अच्छा, स्टूडियो की तरफ से पाबंदी आ जाती है। अच्छा, बार्बी एक ऐसा टॉपिक है कि पूरी दुनिया में बच्चियों का पहला प्यार, अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी डिमांड हमेशा अपने पेरेंट्स से बार्बी की ही रही है। और जब उसके ऊपर मूवी आई है तो स्पेशली बच्चियों में इसे देखने का रुझान बहुत ज़्यादा है, जो कि पंजाब ने तो इसे अभी बैन कर दिया है, पर पीजी रेटिंग के साथ जो है ये अलाउ है। तो कितने ईयर्स तक की इस पर पाबंदी लगी है? क्योंकि पीजी रेटिंग जो है वो एज के साथ ही आती है, तो ये 13 ईयर्स तक देख सकते हैं या उससे कम भी बच्चे देख सकते हैं? वो होता है PG-13, जो 13 साल के अबव होते हैं, PG-13 की रेटिंग में आती है। एक सबसे पहले एक तो जी आता है, जी आपके पास जनरल ऑडियंस के लिए होता है, यू होता है यूनिवर्सल, सही, बेसिकली सेम टर्म होता है, यूके के अंदर सिस्टम इस्तेमाल होता है और एक आपका क्या कहते हैं यूएस के अंदर। उसके बाद आता है पेरेंटल गाइडेंस, PG, उसके अंदर आप एक अपने बच्चे के साथ सिनेमा के अंदर फिल्म देखने चले जाओ, दैट्स फाइन, सही। तो माँ बाप और बच्चा चले जाए, या अगर बच्चा अकेला भी जाए तो माँ बाप उसको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि 10 से 12 साल की उम्र की एज तक के बच्चे आराम से वो कंटेंट देख लें। अच्छा, अब मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि बार्बी का सब्जेक्ट मैटर ना PG-13 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम। तो इसके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं कहानी के अंदर, जैसे एक आपके पास एक बच्चों की, जैसे आपने कहा बच्चों की कहानी है, अपना ये वो ऐसी डॉल है जो हर लड़की ने शायद खेली होगी वर्ल्ड वाइड। इसकी ओपनिंग भी ऐसी है कि जब बार्बी का खिलौना आता है, वो 2001 स्पेस ओडिसी का इन लोगों ने रेफरेंस देते हुए एक सीन बनाया था, जिसके अंदर वो डॉन ऑफ मैनकाइंड के नाम से सीक्वेंस कहलाता है, जिसके अंदर एक मोनोलिथ जो मेन एक आर्टिफैक्ट है 2001 स्पेस ओडिसी का, उसकी एंट्री होती है और सारे बंदर जो होते हैं उनका रिएक्शन होता है, बड़ा वायलेंट रिएक्शन, तो इट करप्ट्स ह्यूमैनिटी ना। वही तरीके से इन लोगों ने उसको एक पैरोडी बनाई कि पुराने जमाने में लड़कियां जो बड़ी बड़ी गुड़ियाएं होती थी, बड़े बड़े सर वाली जो बेबी डॉल्स कहलाती थी ना, उनके साथ खेलती हैं और अचानक बार्बी खिलौना आता है और वो लड़कियों का रिएक्ट होता है कि वो अपनी सारी पुरानी खिलौने तोड़ देती हैं। एवोल्यूशन की बात उन्होंने कर दी है बार्बी के। अच्छा, यहाँ पर एक और मूवी रिलीज हुई है कामरान, बार्बी तो काफी बात हो गई। मैं अब ओपनहाइमर पे आने से पहले ये जानना चाहूंगा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी
कि बारबी मूवी जो है उसने 44 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है, जबकि ओपनहाइमर जो कि एटम बम के खालिक पे बनी हुई मूवी है जिसने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया है, उस हिस्टोरिकल मूवी में सिर्फ अभी तक 17 करोड़ डॉलर का ही बिजनेस हो पाया है। क्यों इतना वीक जा रही है ओपनहाइमर? अच्छा, अगर आप वैसे ओपेनहाइमर के लिहाज से देखें ना, देखिए पेडिग्री है उसके साथ। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म हमेशा कमाती है, मगर ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के अंदर एक चीज होती है कि वो एक टाइमलाइन को हमेशा ब्रेक करता है। वो प्रेजेंट पास्ट, सही है ना, वो बेसिकली टेंसेस में काम करता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर ना, इस तरीके से उसकी फिल्म्स बनती है। तो इसके अंदर भी ये है कि दो हियरिंग्स के दरमियान और जिंदगी के उसके कुछ पहलुओं के दरमियान फिल्म कट करना शुरू करती है। ये फिल्म आगे कट करेगी तो ऑडियंस जरा सी थोड़ी सी खो जाएगी उसको देखने के अंदर। और क्योंकि ये कुछ सब्जेक्ट मैटर्स पे सही फील होता है। ओपेनहाइमर वुड हैव बेनिफिटेड बेटर इफ इट वाज जस्ट अ लिनियर स्टोरी, क्योंकि वो एक सादी छोटी सी कहानी को हद से ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, पहली बात। सेकेंडली, क्योंकि ये बायोपिक है, बायोपिक आजकल के जमाने में ऑडियंस रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो आप मिलियन का अगर वीकेंड अगर सोच रहे होंगे ना, वो आगे जाके कमा जरूर लेगी, मगर अभी फर्स्ट वीकेंड के अंदर 17 मिलियन इज रिस्पेक्टेबल। मगर ये भी देखनी चाहिए कि आजकल की ऑडियंस काफी चेंज हो गई। मिशन इम्पॉसिबल जिसका बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा आना चाहिए था, उसकी ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, ऑल्दो इम्पॉसिबल जाके आगे जाके कमा जाती है। लोगों का रुझान बदल रहा है मूवीज को लेकर के, हर तरफ अलग अलग बातें हो रही हैं। अच्छा, ओपनहाइमर के बारे में आपने बताया कि हिस्टोरिकल मूवी है। ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवीज़ होती हैं ये वाकई ऐसी होती हैं कि आपको इसे समझने के लिए ठीक ठाक फुर्सत चाहिए होती है। इस पर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है कि थिएटर भरा हुआ है और कोई अपने टिकटॉक वीडियोज़ जो हैं वो लोग बोर होने की वजह से देख रहे हैं। तो इस ट्वीट से भी इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो वाज़े पैगाम उन्होंने दे दिया है कि जी मूवी ड्रैग है। देखिए, मूवी तो ड्रैग है, देखिए 3 घंटे के करीब की मूवी है, तो दिस इज टू लॉन्ग मूवी ना। इट कुड हैव इजीली बीन कट डाउन टू 2 आवर्स 20 मिनट्स, आराम से वहां तक हो जाती। 3 घंटे के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई देखने के अंदर, क्योंकि मैं नैरेटिव फॉलो कर रहा था। मगर बाकी जो नॉर्मल लेमन ऑडियंसेस है उनको जरूर मुसीबत होगी देखने के अंदर। मगर वो नोलन का स्टाइल है, वो एक जो कुछ वेल रिनाउंड फिल्म मेकर जो किसी की सुनते नहीं है, ये उस पॉइंट के ऊपर आ चुका है, काफी अर्से पहले से उस पॉइंट के ऊपर आ चुका है, तो वो अपने मतलब की ही मूवी बनाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स और नॉट। मगर मैं आपको अभी से बता दूं कि जिस तरीके की ये इसके इंडिविजुअल जो वर्किंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सिलियन मर्फी की परफॉर्मेंस हो गई, इसकी सिनेमेटोग्राफी हो गई, इसकी स्क्रीन प्ले हो गया, वो आखिर के अंदर आप साल के एंड में देखेंगे ऑस्कर में नॉमिनेट जरूर होगा। तो आप यूं समझिए कि एक ऑस्कर की मूवी ऑस्कर सीजन से पहले आती है। एग्जैक्टली ऑस्कर की मूवी तो होती है, और उमूमन देखने में यही आया है कि ऑस्कर में ज़्यादातर इस तरह की मूवीज़ आती हैं जो कि स्लो पेस पे बनी हो। और जहाँ तक नोलन की बात है तो उसकी मूवीज़ से अगर कंपेयर किया जाए, टेनेंट ले लीजिए, इंसेप्शन ले लीजिए आप, शटर आइलैंड, ये सारी मूवीज़ इतनी ज़्यादा ड्रैग नहीं थी जितनी ओपनहाइमर को बनाया गया है। क्या इसकी वजह ड्यूरेशन है? इसे डायरेक्टर कट करके आगे 3 आवर्स के लिए डाला जा सकता था, लेकिन इसे 120-130 मिनट्स के ऊपर रैप अप किया जा सकता था। हाँ जी, करा जा सकता था। असल में क्रिस्टोफर नोलन की सारी फिल्में 2.5 घंटे से ऊपर की, वो कभी भी छोटी फिल्में नहीं बनाता। शुरुआत के करियर में बनाता था, अब जब से वो ज्यादा बड़ा फिल्म मेकर हो गया है, हर बंदा इसकी स्टाइल को अप्रिशिएट करने लगा है, तो ही इज अ लिटिल मोर इंडल्जेंट। तो हर मूवी के साथ हो सकता है प्लस माइनस, ये डिपेंड होता है कि डायरेक्टर की कॉल क्या है, वो डायरेक्टर आगे लेके जाता है, कहानी बड़ी लेके जाता है, छोटी लेके जाता है। मुझे पर्सनली 3 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ऑडियंसेस के लिए जरूर होगा, क्योंकि आप फीचर फिल्म देखने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री देखने नहीं जा रहे हैं ना, और वो इसका स्टॉक जरा सा डॉक्यूमेंट्री ज्यादा है। मैं यही जानना चाह रहा था, मेरा सवाल आपसे यही आने वाला था कि ये डॉक्यूमेंट्री की जानिब आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है कि जी ज़्यादा रुझान इसका ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री समझ के अगर आप देखने के लिए जाएं तो आप ज़्यादा खुश होंगे बनिस्बत इसके कि आप इसे मूवी समझ के ना देखने जाएं। डॉक्यूमेंट्री समझ के ना देखने जाए, एक काम करें, पहले ओपेनहाइमर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ओपेनहाइमर जिंदगी के ऊपर या ऐसे कैसे बॉम्ब बनाया और उसकी जो पॉलिटिक्स थी इसकी, उसके बारे में थोड़ी डॉक्यूमेंट्री देख लें, नेशनल ज्योग्राफी के बाकी जगह के ऊपर मिल जाएगी कहीं ना कहीं, और फिर ये फिल्म देखने जाए तो शायद आपको और समझ आएगा। क्योंकि ये फिल्म की जो 2 मेन स्टोरी टेलिंग टेनेंट्स आप कह सकते हैं, वो ये है कि 2 सेपरेट हियरिंग्स के ऊपर है, और एक है जरा प्रेजेंट में, एक थोड़ी पास्ट के अंदर, जो प्रेजेंट में वो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वो भी आपको कंफ्यूज कर देती है जरा सी। तो कुछ चीजें हैं जरा आगे पीछे इसमें। ओके, तो ये जो 2 मूवीज रिलीज हुई हैं, आपने बताया है कि इन्होंने जो टॉम क्रूज की मूवी आई है मिशन इम्पॉसिबल, उसे ओवरशैडो कर दिया है। जी, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जिसको सिनेमा देखना है अभी, सही है, अगर 1 2 3 करके जाए कि टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 देखी जाए, जो सालों के अंदर, एक तो पहली बात मिशन इम्पॉसिबल मूवीज हमेशा
क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी देती हैं, बहुत अच्छा एक्शन होता है, आपका पैसा वसूल फ्रेंचाइज होती है। तो क्योंकि डेड रेकनिंग पार्ट 1 और अगले साल पार्ट 2 आएगा, तैयार हो चुकी है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पैसा वसूल पहली फिल्म अगर देखनी है तो मिशन इम्पॉसिबल जाए, सेकंड के ऊपर ओपेनहाइमर जाए, सही, जो सीरियस सिनेमा देखना चाहते हैं। और बारबी को अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा उसकी थीमेटिक पॉइंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और आप खुद ना हो जाए कम से कम, सही है ना, और आप उसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट समझे और उसकी पॉजिटिव्स ले लें, उसके नेगेटिव्स आप छोड़ दें, तो आप बारबी देखने जाएं, अदरवाइज यू कैन स्किप बारबी। एग्जैक्टली हमारे यहाँ, हमारे माशरे में तो आपको मालूम ही है कामरान कि हम मूवीज़ को सिर्फ एंटरटेनमेंट की हैसियत से ही देखते हैं, तो यकीनन इसे जो है वो एज एंटरटेनमेंट ही देखा जाएगा और लोग देखने के लिए जाएंगे। अलबत्ता ये मैं जानना चाहूँगा आपसे ज़रूर कि इस वक्त पाकिस्तानी मूवीज़ का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि वो भी सिनेमा में लगी हुई हैं और इन इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ के आने के बाद हमें स्क्रीन्स बहुत कम मिलती है अपनी लोकल मूवीज़ के लिए। अच्छा देखिए, पाकिस्तानी मूवीज़ के पास अपना खुद का रन था काफ़ी ना, 2-3 हफ्ते का रन था, तो जो मूवीज को जितना कमाना था, देखिए ऑडियंस एक प्रेफरेंस पे जाती है, जो उसको देखना होगा वो देखते जाएंगे, जिसको बारबी देखनी तो बारबी देखी, जिसको ओपेनहाइमर देखना होगा वो ओपेनहाइमर देखेगा, जिसको पाकिस्तानी मूवीज फॉर एग्जांपल जॉन देखनी है तो वो जॉन देखने जाएगा। तो आप कितनी भी पब्लिसिटी कर लें, कुछ भी कर लें, वो आपके पास स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस पहले से तैयार होती है। पाकिस्तानी ऑडियंस सालों से 2013 से लेकर अभी तक आप देखें बहुत सिलेक्टिव रही है, और स्पेशली पोस्ट कोविड अब जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो वो बहुत सिलेक्टिव चॉइसेस हो गए कि अगर पाकिस्तानी सिनेमा को हम पैसे दें भी तो क्यों दें, इस बुनियाद पे दें, क्या स्टार पावर पे दें, उनके पास एक बकेट लिस्ट ऑफ रीजंस होती है ना, तो हम अपना कंटेंट खुद प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आखिर में रखते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। नाजरीन, यही वजह है 1000 रुपए की टिकट, 250 रुपए का पॉपकॉर्न और एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के 1500 का जो पैकेज बनाते हैं, जब वो 3 लोग जा रहे हैं तो 4500 रुपए किसी मूवी पे खर्च करने से पहले 10,000 बार सोचते हैं कि इस पर हम इन्वेस्ट करें या ना करें। लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ को भी तरजीह दीजिए, हमारा सिनेमा भी तरक्की करेगा अगर आप उसे देखने जाएंगे तो। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।